नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों पीईटी के पीवाईक्यू सीरीज में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसके पीवाईक्यू देखेंगे, पीईटी में पूछे गए। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं और पेट का हमारा कंप्लीट पेड कोर्स चल रहा है, जिसको ज्वाइन करके आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी और टॉपिक वाइज जितना स्टडी मटेरियल जरूरी है सिर्फ उतना दिया जाएगा आपको, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ज़रूर इसको ज्वाइन करिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और इसके लिए आपको पेड क्विज भी हमने चलाया है, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड जो सवाल होते हैं उनकी डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे। यानी इनका कहना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ब्रिटिश मेड है और उसी की तरह काम कर रही है। यह कहना किसका था? सोमनाथ लाहिड़ी का। किसका कहना था? सोमनाथ लाहिड़ी का। फिर कह रहा है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया है ना? तो चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू हैड फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये था, देखिए, स्वराज पार्टी ने CR दास मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी 1923 में। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो कहाँ पे हुआ था ये कांग्रेस का सेशन? तो ये कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसके बाद कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगर का संस्थापक था, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो कौन था भाई खुदाई खिदमतगर का संस्थापक? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान जी। कौन? अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे ना, वो भी याद रखना। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित था भाई? तो जो हिंदुस्तान गदर पार्टी, इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, USA। ठीक है, चलिए। इसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट और बिल वर प्रपोज बाय मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल ऑफ राइट्स या अधिकारों का बिल। ठीक है। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने की जो वर्ष है उससे मिलाना है, यानी क्रोनोलॉजी में इसको मैचिंग करनी है। बरदौली सत्याग्रह यानी बरदौली पीजन मूवमेंट, महात्मा गांधी का नौखली की यात्रा, गांधी जी बिगन वेयरिंग इन लॉइन क्लॉथ यानी लंगोटी पहनना कब शुरू किया गांधी जी ने भैया? ये सवाल से लोग बहुत हिल गए थे। और मील वर्कर स्ट्राइक इन अहमदाबाद। अभी देखिए, लंगोटी मजाक की बात नहीं है, लंगोटी पहनना इसलिए शुरू करा उन्होंने भाई, नॉन कॉपरेशन जब मूवमेंट चालू करा उन्होंने कहा कि नहीं, अब पूरी तरह से भारतीय वस्तुएं ही पहनेंगे, तो इसलिए लंगोट कस ली अपनी भैया, है ना। तो ये सिंपल सी चीज़, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो लंगोटी पहनना 1921 में करा था, यानी 3 का A होना चाहिए। 3 का क्या होना चाहिए? A। और 3 का A दिख रहा है सिर्फ आपको यहाँ पे, यानी C हो जाएगा आंसर। और बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? यानी बरदौली किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। और महात्मा गांधी की जो नौखली की यात्रा थी ये 1946 में हुई थी। और अहमदाबाद मील स्ट्राइक 1918। ठीक है। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी? नॉन कॉपरेशन जब खत्म हुआ था तो कितने वर्षों की सजा सुनाई गई थी? 6 वर्षों की। कितने? 6 वर्षों की। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा कौन सा? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो दूसरा था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अगला, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा जो है आंध्र, इसमें स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम आंदोलन। ये कौन सा आंदोलन था? वंदे मातरम। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फर्शिएटेड पीपल ऑफ ऑल ओवर इंडिया एंड स्वदेशी मूवमेंट हैड टेकन प्लेस इन डेल्टाइक फॉलोइंग नेम्स। तो वंदे मातरम मूवमेंट है ना, जो बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में। फिर 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? सुभाष चंद्र बोस हैड केम टू ईस्ट एशिया ऑन एन इन्विटेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? जून 13, 1943। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
किसके निमंत्रण पर? रास बिहारी बोस। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर रिटन अ बुक नेम हिंट फॉर सेल्फ कल्चर? तो इस पुस्तक को किसने लिखा? हिंट फॉर सेल्फ कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंट फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल सिंह जी ने। किसने लिखा है? लाला हरदयाल सिंह जी ने। इसके बाद कह रहे निम्न में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 1892 रिफॉर्म्स? तो इसका सही उत्तर बताइए भाई, 1892 रिफॉर्म का एक्सटेंशन। तो ये था 1909 परिषद अधिनियम या काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मोर्चा किसके द्वारा आयोजित किया गया था? द फर्स्ट किसान मार्च इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1920 वॉज ऑर्गेनाइज बाय होम? तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। फिर कह रहा मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कौन? मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कहाँ से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित थे। ठीक है। फिर कह रहा निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? मंडी षड्यंत्र या मंडी कंस्पायरेसी टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये हुआ था किसके नेतृत्व में? गदर पार्टी के नेतृत्व में। ठीक है, गदर पार्टी। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे जो है इसको चलाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डायरेक्ट एक्शन डे किसने शुरुआत करी, सेलिब्रेट करा? मुस्लिम लीग ने। डेट भी याद रखना, 16 अगस्त 1946। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA का ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सुभाष चंद्र बोस हॉइस्टेड INA फ्लैग एट मोइरांग इन 1944। तो ये मोइरांग है कहाँ पे एक्चुअली में? तो यह है मणिपुर में। कहाँ पे है मोइरांग? मणिपुर। ठीक है। फिर कह रहा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, है ना, यानी क्या बोला था इन्होंने? लॉर्ड डलहौजी ने 1951 द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे? तो ये किसके लिए बोला था? ये बोला था आपके अवध के लिए। किसके लिए बोला था? अवध के लिए। और 1856 आते आते अवध मिल ही जाएगा पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में। फिर अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? व्हेन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो इन लोगों ने कब इस्तीफा दे दिया था? इन लोगों ने इस्तीफा दिया था 1939 में ना। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन दिया था इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान 1939 में। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? इसका सही उत्तर कौन है? तो ये भेजा गया था स्टैफर्ड क्रिप्स, है ना, स्टैफर्ड क्रिप्स को। क्रिप्स मिशन सुना होगा आपने। फिर कह रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसमें से? ये था लखनऊ पैक्ट, है ना, जो लखनऊ पैक्ट था 1916, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन्होंने एक साथ आने का फैसला किया था, लखनऊ पैक्ट। टाइम याद जरूर याद रखना, पूछ सकता है लखनऊ पैक्ट तो 1916। फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है किसके द्वारा पेश करा गया था 13 दिसंबर 1946 को? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इनमें से पेश करा था पंडित नेहरू जी ने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रीएम्बल है सेम वैसा कि हमारा संविधान कैसा हो, ऐसा हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब सोवरन, सोशलिस्ट हो, इस तरह का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके परिणाम था? अ कॉमनल अवार्ड कॉइन्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामजे मैकडोनाल्ड वॉज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एक चीज़ याद रखना, कॉमनल अवार्ड मतलब जो भारत में सांप्रदायिक पुरस्कार का मतलब ये हुआ हिंदुओं के लिए अलग वोटिंग सिस्टम, मुस्लिमों के लिए अलग, मुस्लिम को मुस्लिम चुनेगा, हिंदू को हिंदू चुनेगा, है ना। तो ये किसके थ्रू आया था? तो ये आया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखिए पहले टाइम पीरियड भी जान लीजिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये कब होगा? तो ये होगा 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ था, दिसंबर 1931 तक चला था। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 से आपका दिसंबर 1932 तक चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, नवंबर 1930 से जनवरी 1931, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 और फिर नवंबर 1932 से दिसंबर 1932, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एक्टिविस्ट
हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो कौन कार्यकर्ता था जिसने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग करी थी? बहुत ही शानदार सवाल, बताइए इनमें से। तो हसरत मोहानी जो थे सबसे पहले पूर्ण स्वराज जो है इसकी मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे हसरत मोहानी। कौन थे? हसरत मोहानी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आपको 25 सवालों की प्रैक्टिस कराई मैंने। देखिए सारे टॉपिक वाइज PYQ हम लोग करेंगे, जितने भी पिछले वर्षों में पेट के एग्जाम में जितनी शिफ्ट जितने में पूछे गए हैं, आपको बहुत हेल्प होगी इससे। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई सवाल इससे पूछे जाएंगे। और साथ में आप SCS की टेस्ट सीरीज़ और जो क्विज़ है उसको ज़रूर लगाएं। और अगर सिलेबस पूरा कवर करना चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, तो पूरे SCS के नोट्स लेके बढ़िया तैयारी कर सकते हो। उसमें वीडियो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, डाउट ग्रुप भी मिल जाएगा आपको। जो भी डाउट है सारे डाउट भी आपके सॉल्व किए जाएंगे। आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड मेजर कॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे शिक्षा का वित्त पोषण, कलकत्ता नगर निगम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, या पंजाब भूमि हस्तांतरण दिया। तो बहुत ही आसान है। देखिए स्वदेशी मूवमेंट चला था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था, बंगाल को विभाजित किया जा रहा था 1905 में, उसके लिए इसको चालू करा गया था। ठीक है, अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ब्रिटिश शो कीनेस इन इंट्रोड्यूसिंग इन इंडियन सोसाइटी? यानी ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश या नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंग्लिश। भाई ऑब्वियसली इंग्लिश ही करेंगे इंट्रोड्यूस। इसके बाद विच वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935? भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था इसमें से? भारत सरकार के अंतिम अधिकार का उदाहरण तो क्या था इसमें? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना, या शक्ति का विभाजन? तो देखिए स्पेशल पावर फॉर गवर्नर ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना, ये जो थी अंतिम अधिकार था इनको, कि जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी उसको स्पेशल पावर दिया जाएगा गवर्नर को, उसके लिए, है ना, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्ति है। फिर कह रहा फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज फाउंडेड बाय होम अमंग द फॉलोइंग? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इसकी स्थापना का समय अगर पूछ ले तो 1939 बता देना आप, 1939। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इशू? खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था, ये आपको बताना है इसमें। टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम? हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। तो यही सही है बिल्कुल, इसलिए चलाया था। देखिए खिलाफत इशू ये था ना, टर्की में जो खलीफा था, अब वर्ल्ड वॉर में हार गए थे वो लोग, तो ब्रिटेन जो है उनको हटा रहा था। तो ये लोग चाह रहे थे कि उस खलीफा को ये लोग सपोर्ट करें, और क्योंकि यहाँ के मुस्लिम टर्की के सपोर्ट में थे। अब आज देख लो ना, टर्की भी तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, युद्ध में सब भेज रहा है दुनिया भर की चीज़ें। तो ये चाहिए, पाकिस्तान का भाईचारा उनसे इतना था, तो गांधी जी चाह रहे थे इसी बहाने हिंदू मुस्लिम यूनिटी ला के नॉन कॉपरेशन छेड़ दें हम, ये मसला था। फिर है थ्रू द डैश डलहौजी अनेक्स अवध फॉर द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। तो किसके द्वारा अवध को कब्जे में लिया था डलहौजी? तो डलहौजी ने देखिए एक पॉलिसी चलाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। तो हड़पेगा ही भाई। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848 से 1856। तो इस बीच उसने बहुत सारी जगह, मतलब चाहे सतारा हो, संभल हो, ज्योतिपुर हो, झांसी हो, अवध हो, सबको हड़पा उसने। कह रहा ड्यूरिंग द विच मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिज़ाइन? बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिज़ाइन किया गया था? तो किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिज़ाइन किया गया था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था बंगाल विभाजन के टाइम, उसके दौरान। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। कह रहा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय होम अमंग द फॉलोइंग? किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत करी गई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत स्पॉय म्यूटनी आपने पढ़ा होगा ना, 37th या 34th नेटिव इन्फेंट्री जो थी मंगल पांडे की, उसके द्वारा इसको रिवॉल्ट की शुरुआत हुई थी। इन रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च? निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो किसकी प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था आपको पता है? तो ये चला था क्रिप्स मिशन के फेल होने पर, क्रिप्स मिशन की विफलता पे। क्रिप्स मिशन कब आया था दोस्तों? 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में ना, कैबिनेट मिशन से कंफ्यूज मत होना। कैबिनेट मिशन एक आया था, वो आया था 1946 में, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने लॉन्च करा था इसको ना, करो या मरो जब बोला था, डू और डाई, अगस्त क्रांति भी बोलते हैं इसको।
तो इस समय इंपॉर्टेंट है। भूटान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूटान ग्रामदान, या भूटान नहीं भूदान कर लीजिए, भूदान ग्रामदान आंदोलन। तो ये विनोबा भावे ने शुरू करा था। किसने शुरू करा था? विनोबा भावे ने। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था भाई? चलो दिल्ली, ये किसका नारा था इनमें से बताइए? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था चलो दिल्ली। ठीक है, चलो दिल्ली नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कह रहा दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ड्यूरिंग द दांडी सॉल्ट मार्च विच अमंग द फॉलोइंग सोशल एक्टिविस्ट परसुडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मेन। मतलब इन्होंने बोला था महिलाओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय का कहना था। किसने कहा? कमला देवी चट्टोपाध्याय। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों चालू हुआ था? तो बहुत ही आसान, आपको पता होगा, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च करा था गांधी जी ने। देखिए, और दांडी मार्च का समय भी याद रखना। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब करी थी? 12 मार्च 1930 से शुरू करी थी। 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। यानी ये साबरमती आश्रम जो है गुजरात, वहाँ से शुरुआत करी थी। और दांडी जो है गुजरात में कोस्टल यानी तट पे एक गांव था, वहाँ जाके नमक बना के इस कानून को तोड़ा था, है ना, नमक कानून तोड़ने के लिए। क्योंकि नमक पे टैक्स वगैरह लगा दिया था, इसलिए कि नमक तो यार इतना समुद्र में विशाल है, नमक पे भी टैक्स लगाओगे, तो नमक ये बना के दिखा रहे थे, समझे। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें से कौन था परिणाम इसका? बहुत ही आसान, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो नहीं चल रही थी, जो लगातार ट्रेड वगैरह करती थी, अब इससे सत्ता आ गई किसके पास? ब्रिटिश क्राउन के पास। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल? तो सी राजगोपालाचारी जो थे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो माउंटबेटन को बनाया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। देखिए, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहली चीज़। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरी चीज़ अभी बता रहा हूँ। तीसरा, वॉयसरॉय ऑफ इंडिया, ये हो गया। आज़ाद भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला वॉयसरॉय या फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहला इंडियन गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वॉरेन हेस्टिंग। कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बना था। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, विलियम बेंटिक। फिर गवर्नर जनरल जो था इंडिया का वॉयसरॉय कौन बना? तो ये बना कौन? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और फिर आज़ाद भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया और इंडियन गवर्नर जनरल बने राजगोपालाचारी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच अमेंडमेंट? विच मतलब कानून, कौन सा अधिनियम था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था, बर्मा को अलग कर दिया गया था। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने करा? सुभाष चंद्र बोस। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, तो ये सब पूछता है एग्जाम में। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। 1773 से 1785 तक इसका समय था, है ना। 1773 के एक्ट से जो था बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, है ना भाई। पहले क्या था? अलग अलग थे गवर्नर। फिर जो गवर्नर ऑफ बंगाल था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फिर इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो टू द पॉइंट फैक्चुअल सवाल याद रखना, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? 2 होम रूल लीग किसने शुरू करी थी? एक शुरू करी थी एनी बेसेंट ने, दूसरी लोकमान्य तिलक ने शुरू करी थी। ठीक है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। करो या मारो का नारा कब दिया? डू और डाई, अभी बताया ना मैंने। डू और डाई वाला कब किसने नारा दिया, मतलब नारा किसने दिया था? तो अभी बताया, नारा तो महात्मा गांधी ने दिया, पर कब दिया ये अभी बताया। अगस्त क्रांति के नाम से 8 अगस्त 1942 को क्या चालू कर दिया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। फिर जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया
तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द शीट वॉज ऑफर्ड टू। देखिए सुभाष चंद्र बोस, एक 1938 हरिपुरा सेशन और दूसरा त्रिपुरी सेशन 1939, है ना, दोनों ही में प्रेसिडेंट बन गए थे, पर 1939 में इनको छोड़ के पट्टाभाई सीतारामैया को दे दिया गया, है ना, क्योंकि महात्मा गांधी जी नाराज हो रहे थे। तो नहीं सॉरी, पट्टाभाई कह रहे थे, पट्टाभाई सीतारामैया तो हार गए थे 1938 में, जो आपका हरिपुरा सेशन हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद को इसकी अध्यक्षता दे दी गई थी, है ना, जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, ये तो हार गए थे ना। एक सेकेंड, चलिए अब ये है, इसको मिलान करना है किसने किसकी स्थापना करी है। जैसे ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? तो ये करी गई है आपकी राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने करी है ब्रह्म समाज की स्थापना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ठीक है, सी हो जाएगा इसका। फिर कह रहा है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो अभी मैंने इससे ऊपर आपको बताया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चला गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से 1856 में। लॉर्ड डलहौजी जब सतारा, जातिपुर, संबलपुर, अवध, बहुत सारे जो राज्य थे उनको हड़प रहा था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन फर्स्ट विजिटेड इन इंडिया इन विच ईयर? तो साइमन कमीशन का आगमन भारत में होता है 1928 में। कब होता है? 1928 में होता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज इसका प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज जो है इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये था, देखिए, लाहौर सेशन। कौन सा सेशन? लाहौर सेशन था, 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू जी थे, उन्होंने इसको पूर्ण स्वराज को पास किया था। अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी, ठीक है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसको मैच करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेरा, होम रूल। तो अभी देखिए होम रूल आपने बता दिया एनी बेसेंट, तो डी में 4 दिख रहा है 2 जगह, यानी ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। गदर पार्टी लाला हरदयाल जी की थी, यानी बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 यहाँ दिख रहा है, यानी ऑप्शन तो बी सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। मित्र मेला, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? हु अमंग द फॉलोइंग अपोज महात्मा गांधी एसोसिएशन, महात्मा गांधी एसोसिएशन विद द खिलाफत मूवमेंट? कि यार खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी ना ही जोड़ो, है ना, गांधी के खिलाफत आंदोलन का विरोध करा था। तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना। कि ये गांधी जी क्यों बप्पा बन रहे हैं, इनका कहना था। हम बनेंगे ना, क्योंकि हमारा मसला है मुस्लिमों का, इसलिए। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी ग्रुप वॉज इन्वॉल्व इन काकोरी कंस्पायरेसी केस? तो काकोरी कंस्पायरेसी में कौन था? तो इसमें देखिए हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह जिसमें थे, भगत सिंह वगैरह, है ना, बाद में यही HSRA बन जाती है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी केस हुआ कब था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और काकोरी है कहाँ? ये लखनऊ में हुआ था, है ना। ट्रेन में जो हथियार पैसे होते तो ये लोग लेते थे भाई, और अपने लिए थोड़ी होते थे, उससे हथियार खरीद के अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते थे। तो ये था इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉपिक, यहीं पे वो करते हैं इसकी समाप्ति। अब हम लोग दूसरा टॉपिक के MCQ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए अपनी तैयारी को चालू करिए PET की और वनडे एग्जाम्स की, हमारे इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों PET के PYQ सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भारतीय संविधान और लोक प्रशासन यानी पॉलिटी के जो सवाल हैं उसको देखेंगे। हिस्ट्री के ख़त्म हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, तो ऐसे संपूर्ण पॉलिटी के PYQ के एनालिसिस हो जाएगा और बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी। और पेट की संपूर्ण तैयारी आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ज्ञान सर एजुकेशन जो ऐप है उससे कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइजेज में इफेक्टिव तैयारी, पूरे नोट्स, टेस्ट सीरीज़, एक्सक्लूसिव वीडियो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अधिक जानकारियों के लिए आप हमसे इन नंबरों से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर एम्ड एट गारंटिंग द राइट टू वर्क, यानी कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है। तो इनमें से कौन सा इसका उत्तर सही होगा? तो आपने बहुत ही फेमस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मनरेगा सुना होगा, वही तो है भाई, 100 दिन का वर्क प्रोवाइड कराता है, राइट टू वर्क। और राइट टू वर्क जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसके अनुच्छेद 41 में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए?
With the passing of Indian Independence Act 1947, India became Dominion and the Dominion legislature made laws from 1947 to 1949 under the provision of which section of the Government of India Act 1935. तो ये देखो यूपीएससी लेवल का सवाल है जो पेट में पूछा गया है, काफ़ी खतरनाक सवाल। तो ये धारा 100 में है, किसमें है? धारा 100 या सेक्शन 100 में है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम हाउ मैनी मंथ? तो मैक्सिमम बन सकता है भाई वो कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। नेम द हाई कोर्ट दैट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो ये देखिए भारत में आपको पता है 25 हाई कोर्ट हैं जिसमें से 6 कॉमन हाई कोर्ट है। 6 कौन से? कॉमन हाई कोर्ट। तो अंडमान निकोबार यहाँ है। अंडमान निकोबार को कौन देखता है भाई इनमें से? तो ये देखता है यहाँ पे कौन सा न्यायालय है? कलकत्ता उच्च न्यायालय देखता है। कौन देखता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय देखा था। और बचे हुए जो कॉमन हाई कोर्ट है फिर वो कौन है? ये भी जान लो, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो जैसे बॉम्बे का है जो है ना, बॉम्बे वाले की बात करें, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है ये आपका बॉम्बे का तो देखेगा, साथ में ये दादर नागर हवेली दमन दीव का भी देखता है, ठीक है, और गोवा का भी देखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, कौन सा? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश का भी देखता है, असम का भी देखता है, मिज़ोरम का देखता है और नागालैंड का देखता है ना। 4 राज्यों का देखता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट किसका किसका देखता है? अरुणाचल, असम, मिज़ोरम, नागालैंड, ठीक है, याद रखना। मद्रास की बात करें तो ये मद्रास जो है ये किसको देखता है? मद्रास हाई कोर्ट ये देखेगा पौंडीचेरी या पुडुचेरी कह सकते हो और तमिलनाडु। केरल हाई कोर्ट की बात करें तो केरल हाई कोर्ट देखता है लक्षद्वीप को। पंजाब वाला चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा को। तो 6 कॉमन हाई कोर्ट हैं। चलो अगला देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब आया था? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो बहुत ही आसान है, इसकी शुरुआत हुई थी 1992 को। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किसके तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 75 के तहत, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और अदर जो मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 75। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? विच चैप्टर ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 कंटेन पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन एट इक्वल रेट्स टू मैन एंड वुमेन वर्क अंडर अदर मैटर्स। तो ये किस में दिया हुआ है? अध्याय 2 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? अध्याय 2 में। और ये भी हमारे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ये आर्टिकल 39 का जो क्लॉज डी है DPSP उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज़ पावर टू लेजिस्लेट दैट इज़ नोन एज रेसिडरी पावर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये है इनमें से साइबर लॉ, है ना। साइबर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधानमंडल के पास है। किसके पास है? केंद्रीय विधानमंडल के पास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकता है? गवर्नर में एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर में सेंड मैसेज टू द हाउस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 175, है ना। राज्यपाल जो है विधानसभा को संबोधित करेगा, ये अनुच्छेद 175 में दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा फेमस अनुच्छेद और इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले का विवरण एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ ऑर्डर, जजमेंट एंड केस डिटेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। प्रिंसेस के चैम्बर में, सॉरी माफ़ कीजिएगा। कब हुआ था इसका उद्घाटन? 28 जनवरी 1948 को। कब हुआ था? 28 जनवरी 1948।
अगला कह रहा राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? राजस्थान वॉज फर्स्ट स्टेट वेयर द पंचायती राज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1959। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको लगाया गया था। कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? राज्यसभा को विधान परिषद से कौन सी एक विशेषता है जो अलग करती है? सदस्यों का नामांकन, अप्रत्यक्ष चुनाव, सदस्यता का कार्यकाल या महाभियोग की शक्ति? तो यह है पावर ऑफ इम्पीचमेंट, है ना, पावर ऑफ इम्पीचमेंट। ये भाई राज्य का जो विधान परिषद है उसके पास नहीं होती, राज्यसभा में होती है। फिर कह रहा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो हमने DPSP लिया है ना, ये हमने कह रहा कौन से देश से लिया? जो पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 में DPSP दिए हुए हैं। तो ये हमने लिए आयरलैंड से। कहाँ से लिए? आयरलैंड से। फिर कह रहा भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों को जो है अपॉइंट किया जाता था, और ऐसे ही विधानसभा में 1 को अपॉइंट किया जाता था, गवर्नर करता था यहाँ प्रेसिडेंट। तो इसको हमने ख़त्म कर दिया है बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से समाप्त कर दिया गया। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है ना? मुख्यमंत्री के कर्तव्य या चीफ मिनिस्टर की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो कौन से आर्टिकल में दी हुई हैं? तो ड्यूटीज़ ऑफ CM किस में दी है? आर्टिकल 167 में। ड्यूटीज़ ऑफ CM आर्टिकल 167। और अगर PM की ड्यूटीज़ की बात कर ले तो PM की ड्यूटीज़ बात करता है आर्टिकल 78 में। CM की 167 है, PM की क्या है? 78 है। फिर कह रहा किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? आप देख रहे हो इस टाइम भाई युद्ध भी चल रहा है, तो इस तरह के प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है अनुच्छेद 359। कौन सा? अनुच्छेद 359, बेहद इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपातकाल लगेगा 352 आर्टिकल के तहत वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आपका आर्म्ड रेबेलियन के तौर पे, तो आर्टिकल 19 मतलब जो है फंडामेंटल राइट ख़त्म करेगा अनुच्छेद 359। ठीक है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? Which committee was appointed to prepare a concept paper on revitalization of पंचायती राज institution for democracy and development? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये था LM सिंघवी कमेटी बनाई गई थी। कौन सी कमेटी? LM सिंघवी कमेटी। इसके बाद कह रहा है DPSP फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये तो अभी बताया था, जो संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद कह रहा है आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच राइट? अब 19 में हमें कौन कौन से राइट दिए गए हैं? तो 19 में आपको पता होगा 6 राइट दिए गए हैं भाई। कौन कौन से 6 राइट दिए गए? बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी, जो ना राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूवमेंट, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी, इस तरह के 6 राइट आपको दिए हैं। तो इनमें से कौन सा शामिल है ये आप पढ़िए इसमें से, तो पहचान जाएंगे। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम टू होम द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल? एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब जैसे जो मंत्री होते हैं सारे भाई, ये एग्जीक्यूटिव हैं जो कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। विधायिका क्या होती है? जो कानून बनाती है। जैसे संसद है, ये विधायिका है। संसद क्या है? विधायिका। अब संसद में जो मंत्री होगा सरकार में वो कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि वो लॉ बन गया, अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो संसद प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी भाई? जहाँ से वो निकली है, न्यायपालिका या जनता या विधानमंडल, तो विधानमंडल के प्रति, है ना भाई। सारी जवाबदेही तो विधानमंडल में ही होगी ना, जहाँ से कानून बन रहा है। तो याद रखना इसको। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता इसमें से नहीं होगी? तो रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, 2 टायर गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइज। तो ये गलत है, 2 स्तरीय सरकार ये नहीं है संविधान की मुख्य विशेषता। हाउ मैनी टीयर्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम? अब पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर की सरकार हमने ले रखी है ये आपको बताना है इसमें से।
तो यहाँ पे हमने कौन सा ले रखा, 3 स्तर वाली प्रणाली है पंचायती राज में। कौन से 3 स्तर हैं, जैसे समझ लो आप ऐसे, जैसे सबसे नीचे हम बात करें ग्राम सभा की, है ना, कौन होती, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। तो हमने जो गांव है, गांव विलेज लेवल, विलेज है तो विलेज को ग्राम बोलते हैं, तो हमने बना दी गांव में ग्राम सभा। क्या बना दी, ग्राम सभा। अब विलेज के ऊपर, गांव के ऊपर ब्लॉक आ जाते हैं, है ना, तो वो कहते हैं ना ब्लॉक प्रमुख वगैरह सुने होगे, तो ब्लॉक लेवल पे है पंचायत समिति। क्या है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति। अब ब्लॉक लेवल से ऊपर फिर जिला आ गया, तो ये बन गया जिला परिषद। क्या बन गया, जिला परिषद। ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी जिले के लेवल पे। तो बहुत ही आसान, पहले छोटा सा गांव है ना, तो ग्राम सभा हो गई, फिर ब्लॉक आ गया तो पंचायत समिति हो गई, उसके ऊपर जिला आ गया तो जिला परिषद हो गया। ठीक है। हाउ मैनी जजेस वर अपॉइंटेड अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई थी। तो मुख्य न्यायाधीशों के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई थी, ये करी गई थी 6 न्यायाधीशों की। कितनी, 6 न्यायाधीशों की। ठीक है, एक चीफ जस्टिस और प्लस 6 अदर जज थे। अगला है डैश आर दी आइडियल्स दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन माइंड वाइल फॉर्मिंग पॉलिसीज़। ये वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों के निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, ये है डीपीएसपी। ये क्या है, डीपीएसपी। ठीक है, तो आज के लेक्चर की यहीं करते हैं समाप्ति। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ऐसे ही अभी आपको और वीडियोस मिलेंगे। पूरे पेट की हम लोग पीवाईक्यू करने के बाद आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज़ होंगे उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। तो सारे वनडे के एग्ज़ाम के लिए आप इस चैनल को फॉलो करिए और इसकी ऐप को तुरंत, इसी नाम से ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप पे आपके लिए बहुत सारे नोट्स, टेस्ट, वीडियोस, क्लासेस, हर कोर्स को आप कवर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीईटी के जितने एग्जाम में पिछले वर्षों में सवाल पूछे गए उनका टॉपिक वाइज, यानी हर एक सब्जेक्ट में जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, किससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, उनका डिटेल एनालिसिस, इसी के आधार पे आपको तैयारी करनी है, इसी के आधार पे आपको सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और आप जिस भी वनडे एग्जाम को तैयार करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए। उस ऐप में बहुत ही कम प्राइजेज में आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, सिर्फ कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ टू द पॉइंट वही पढ़ना है। आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी मिल जाएंगे और पीवाईक्यू एनालिसिस तो यहाँ पे फ्री में आपको मिल ही रहे हैं। तो संपूर्ण तैयारी आप हमारे ऐप से और अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों से हमसे जुड़ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच अमंग द फॉलोइंग। जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किस भाग में संविधान के करा गया है। तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के भाग 4A में डाले गए हैं। पहले ये संविधान में क्या थे, नहीं थे। इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ 1976 उसके थ्रू ऐड करा गया था। ठीक है, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई थी। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ी गई थी। और भाग 3 में क्या है भाई, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। आर्टिकल 343 ये क्या कहता है संविधान का। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है वो किसके बारे में है। भारत के राष्ट्रपति, संघ की राजभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन या संसद का संविधान। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये 343, जो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की, संघ की राजभाषा से। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में है। स्पेशल एड्रेस जो है गवर्नर का, इसकी बात करें तो ये आर्टिकल 176 में है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें आर्टिकल 79 में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ आर्टिकल विच डिफाइन द मनी बिल। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, मनी बिल को परिभाषित करता है। तो मनी बिल हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आर्टिकल है 110। मनी बिल किस में है, आर्टिकल 110 में है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 110 में मनी बिल है। और वहीं 112 की बात कर ले तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी बात करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप बजट कहते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट, बजट वर्ड हमारे संविधान में क्योंकि मेंशन नहीं है। 112 में क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और 111 में जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी असेंट जो है प्रेसिडेंट की, उसकी ज़रूरत पड़ती है। किसी भी बिल पे साइन करता है तब वो एक्ट बनता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 29 देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिटायरमेंट एज क्या रखी गई है, तो 65 वर्ष रखी गई है, 65 वर्ष। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है भाई, तो लोकसभा में अगर आप सांसद बनना चाहते हैं तो न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए आपको। राज्यसभा में बनना है तो 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा में आपका 25 वर्ष होना चाहिए।
निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू सेट अप अ हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी? ठीक है, तो मतलब किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये संसद के पास होता है। ठीक है, अभी दिल्ली ऐसी है जिसके पास उसका अलग से खुद का हाई कोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अबाउट एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो एक इसमें कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, गठन के बारे में है? तो आर्टिकल 124 है। कौन सा है? आर्टिकल 124। फिर किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? इनमें से मौलिक अधिकार को लागू कौन करता है? अगर आप मौलिक अधिकार आपके हनन करे जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही लागू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के थ्रू, ठीक है, और हाई कोर्ट का 226 के थ्रू। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है? तो देखिए ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत और इसकी स्थापना हुई थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की 1993 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज एस्टैब्लिश्ड बाय पासिंग स्पेशल लॉ अंडर पार्लियामेंट? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या वैधानिक निगम जो होते हैं, ठीक है, ये बनाए जाते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? तो कौन नहीं आते हैं भाई? वाइस प्रेसिडेंट और सीएम ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट या पीएम। तो बेहद आसान प्रश्न है ना, तो इसमें सीएम थोड़ी आएगा, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं, यूनियन में थोड़ी आएंगे। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट ऑफ गवर्नमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द साइड प्रोविंस फ्रॉम बॉम्बे? साइड कह रहा हूँ, सिंध लिखिए यहाँ पे, सिंध प्रोविंस ऑफ बॉम्बे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़? तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़ ये आर्टिकल 29 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 29 में आता है। और वहीं आर्टिकल 30 की बात करें तो ये मिनॉरिटीज़ को राइट देता है, राइट टू मिनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, है ना, जो शैक्षिक संस्थान है उनको बना सकता है, इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 कहता है। और वहीं आर्टिकल 26 ये देता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्या करता है? फ्रीडम देता है टू मैनेज रिलीजियन अफेयर, जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं, धार्मिक जो चीज़ें उनको मतलब करने की स्वतंत्रता देता है। और वहीं 27 की बात करें, फ्रीडम देता है फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेशन, है ना, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन। रिलीजन को मतलब फ्रीडम देता है, टैक्स नहीं लगेगा किसी भी धर्म पे, ठीक है, नो टैक्सेस फॉर रिलीजन। फिर कह रहा है 39 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू? तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कौन सा? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यह सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में है? अगर आर्टिकल भी पूछ सकता है 39 है। कौन सा आर्टिकल है? 39 है। और वहीं मादक पेय और ड्रग आधारित जो मतलब प्रतिबंधित करना है इन सबको, ड्रग वगैरह को, ये आर्टिकल 47 में डीपीएसपी में दिया हुआ है। और स्टेट को इनइक्वलिटीज़ वगैरह कम करनी चाहिए, ये आर्टिकल 38 में दिया हुआ है। और प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, भाई ये तो अब न्यूज़ में भी बहुत बना हुआ है भारत पाकिस्तान वॉर की बात। तो आर्टिकल 51 क्या कहता है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, यह आर्टिकल 51 में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो पढ़िए, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना। ठीक है, तो चारों ही सही है, मतलब तीनों ही सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं 41। अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है? सरकार की आलोचना करना, कर एकत्र करना, शासन करना, कानून बनाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉ मेकिंग, है ना, जो लॉ मेकिंग का काम है वो किसके पास है? आर्टिकल 245 क्या कहता है? लॉ मेकिंग इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो 245 अनुच्छेद भी याद रखो। फिर कह रहा है सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द सरकारीय कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सरकारीय कमीशन आपको पता होगा सेंटर और स्टेट के रिलेशन से संबंधित है, केंद्र और राज्य संबंध से। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो ये किस में आता है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, स्टेट लिस्ट का मसला है ये। फिर भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत लागू करी गई है। जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू करी गई है भाई, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू, ठीक है। और पार्ट भी याद रखो, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 9 में है पंचायती राज सिस्टम, पार्ट 9 है। और अनुसूची या शेड्यूल पूछेगा तो शेड्यूल कौन सा है, 11 शेड्यूल है, 29 विषय इसमें, 29 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व के आधार पर बनाया गया, क्योंकि राज्य का जो गांधीयन प्रिंसिपल है DPSP का आर्टिकल 40, वो कहता है कि देयर शुड बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। तो मैंने आपको मौलिक अधिकार से पहले मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी बताई थी कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, 11वीं ऐड करी थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। यही था वो कि मौलिक अधिकार शिक्षा के लिए दिया जाए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के, और इसके लिए अनुच्छेद 21A में भी इसको ऐड कर दिया गया था। तो ये फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और DPSP में भी आता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने रखा था। तो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। तो अभी ऊपर बता दिया ना मैंने, राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ या इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़, अनुच्छेद 29 है ना, तो महत्वपूर्ण है इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन स्टेट लिस्ट। पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। तो देखिए जो CRPC है ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, मतलब केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है इस पे कानून। बाकी ये तीनों जो है ये राज्य में आता है, जैसे पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलियन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, कमिटेड जुडिशरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही आसान, इसमें से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं होगी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। कमिटेड जुडिशरी थोड़ी है, ठीक है। और कमिटेड जुडिशरी होती क्या, देखिए जैसे आप कमिटेड हो जाते हो ना किसी से, जैसे आप किसी लड़की से कमिटेड हो गए, मतलब आपने उससे बोला कि ये शर्तें हैं, उसने आपसे बोला ये शर्तें हैं, तो रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब उसका आप पे प्रभाव है ना, तभी तो हम कहते हैं मैं उससे कमिटेड हूँ, जो बोलेगी वो मैं करूँगा। ऐसे ही कमिटेड जुडिशरी का मतलब है कि पॉलिटिक्स का उस पर प्रभाव पड़े, है ना, सरकार या राजनीतिक शक्तियों का न्यायपालिका पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं रहेगी। तो क्या ये हमारे संविधान में नहीं, कमिटेड जुडिशरी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। व्हाट इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन। तो आर्थिक न्याय इनमें से कौन प्रदान करता है। देखिए आर्थिक न्याय हमारा इकोनॉमिकल जस्टिस की जो बात करें, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो प्रदान करता है। और अगर प्रीएम्बल भी यहाँ दिया होता ऑप्शन में, तो प्रीएम्बल भी आ जाता, प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना में जस्टिस मेंशन है ना 3 तरह का, कौन कौन सा, इकोनॉमिकल जस्टिस यानी आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित देता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि अनुच्छेद 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तभी हमने पंचायतों का गठन करा था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा है। इससे पहले वाले लेक्चर में कल मैंने आपको बताया था ग्राम सभा, है ना, और पंचायत समिति, जिला परिषद के बारे में। तो किसने 3 स्तरीय या 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के लिए जो है रिकमेंडेशन दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी, बलवंत राय मेहता कमेटी। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के चुने हुए जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है ना। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। बस हाँ, उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, तो इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पॉलिटी के PYQ। आई होप आपको मज़ा आया होगा और इसको याद ज़रूर रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो विदाई लेता हूँ आपसे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों PET के PYQ सीरीज़ जो टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं, आज इंडियन इकोनॉमी इसके PYQ करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और बाकी PET की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, आज से फॉर्म भरना भी चालू हो गया, फॉर्म भर लीजिए और अपने फॉर्म को जितना जल्दी भर सकते हैं भरिए, और जितना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं करिए, ताकि आप हर एक एग्ज़ाम के मेंस में बैठ सकें। तो संपूर्ण तैयारी पेट की आप कर सकते हैं, पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे जितने ज़रूरी हैं, आराम से उससे कट ऑफ निकाला जा सकता है बहुत ही आसानी से। मतलब स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो कह रहा है वो किस लिए थी।
हॉर्टिकल्चर, पोटैटो, पेट्रोलियम या ऑयल सीड। तो बहुत ही आसान है, बागवानी के लिए। स्वर्ण क्रांति किसके लिए थी? बागवानी के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए? हॉर्टिकल्चर, हनी प्रोडक्शन, ये सब। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी IRDA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद? तो IRDA का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन? तो इनमें से कौन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी जहाँ पैसा वैसा जमा नहीं होता है? तो एग्रीकल्चर बैंक जो है, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक जो होता है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। इसके बाद गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP को कौन मंजूरी देता है? फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस ऑफ शुगर केन। तो इसको कौन देता है भाई मंजूरी? इसको मंजूरी देता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना। ये गन्ने पे FRP निश्चित करती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऑफ एशिया सेटअप इन इंडिया, वेयर? तो ये कहाँ सेट करा गया था? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कांडला, गुजरात। कहाँ पे? कांडला, गुजरात में। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा। Which edition of 5-year plan aimed at accelerating food grain production, increasing employment opportunities and raising productivity with focus on food, work and productivity, and that was very successful? तो क्या हो जाएगा इसका? ये था 7 5-year plan। और इसका समय क्या था 7 5-year plan का? 1985 से 90। आप देखिए फिर से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 5-year plan से एक सवाल निश्चित है आपका, 100% आता ही आता है। तो एक बार 5-year plan को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसको माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग किसको मानते हैं? M विश्वेश्वरा। किसको मानते हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग M विश्वेश्वरा। M विश्वेश्वरा। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फेज ऑपरेशन फ्लड लिंक्ड 18 ऑफ इंडियाज प्रीमियर मिल्क शेड with consumer in India's 4 major metropolitan cities. Which of the following cities was not the part of the operation? तो कौन इसका हिस्सा नहीं था? बंगलुरु नहीं था, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई सब थे, बंगलुरु नहीं था। GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? Which salient feature of GST allow the seamless flow of credit and reduce the tax burden on the end consumer? तो ये क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, गंतव्य आधारित कर है। क्यों? क्योंकि ये जो खरीदेगा भाई उसको बेचना है ना, जहाँ ये फाइनल गुड्स पहुँचेगा। तभी तो कहते हैं गुड्स एंड सर्विस जो है फाइनल गुड्स पे लगता है, मतलब फाइनल पॉइंट पे लगता है जहाँ पे ये पहुँचेगा, जो इसको यूज़ करेगा। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है इसीलिए। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना या गैडगिल योजना कहा जाता है भाई? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना गैडगिल प्लान कहलाती है? तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो क्या कहलाती है? गैडगिल प्लान। तो ये कहा जाता है किसको भाई? तीसरे 3rd 5-year प्लान को। ठीक है, याद रखना। और सारे प्लान भी एक बार देख लो। जैसे फर्स्ट 5-year प्लान, इसका टाइम क्या था? 1951 से 56 तक था। सेकेंड 5-year प्लान 1956 से 61 तक था। थर्ड वाला 1961 से 66 तक चलेगा। और जो 4th प्लान आएगा ये 1969 से 74 तक चलता है। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूँ एक बार 5-year प्लान को ज़रूर देख लेना, क्योंकि सवाल इससे एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्माण को मंजूरी मिली थी? द क्रिएशन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज अप्रूव बाय द पार्लियामेंट थ्रू विच एक्ट ऑफ 1981? तो 1982 में तो बना ही था। कौन से एक्ट के थ्रू ये बना था? पर ये पूछ रहा है आपसे, तो ये बना था सेक्शन 61 के तहत। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आइडिया ऑफ GST जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा गया। किसने इसका आइडिया दिया था GST का? तो ये देने वाले थे केलकट टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए। भारत की दुग्ध क्रांति का जो चरण था 1970 से 80, इसको विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए
स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। 1978 टी of the milk revolution of India was financed by the sale of skimmed milk powder and butter oil gifted by which of the following through the World Food Program। तो क्या सही उत्तर होगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन। इसके बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? विच बैंक वॉज नॉट नेशनलाइज ड्यूरिंग द फेज ऑफ फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो देखिए फर्स्ट फेज जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक चला वो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने करा था। राष्ट्रीयकरण करना मतलब सरकारी कर देना। उनको 14 जो बड़े कॉमर्शियल बैंक थे उनको करा गया था। ठीक है, 14 बड़े कॉमर्शियल बैंक थे, जैसे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक था, सेंट्रल बैंक था, विजया बैंक नहीं था, देना, कैनरा, सेंट्रल, इन सबको करा था। ठीक है, चलो इसके बाद हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। हाई यील्ड वेराइटी शीट्स थी जो, तो इनका सही क्या हो जाएगा? हाई यील्ड वेराइटी, फुल फॉर्म पूछ रहा है बस। वह सुनिश्चित करने के लिए GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी जो है शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो GST वगैरह में जो समस्या है इसका निपटारा कौन करता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? RBI। ठीक है, क्या हो जाएगा? RBI। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो देख लो 5 ईयर प्लान तो निश्चित ही है, आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 12। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो इसका सही क्या हो जाएगा उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, भुगतान संतुलन का समायोजन। फिर कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट लेट डाउन द कंडीशन फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला था बैंकिंग कंपनीज एक्वाजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। ठीक है, बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइमरी आउटकम ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। मतलब 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण, इसकी पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं? MS स्वामीनाथन को। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी विच अमंग द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च। तो 5 ईयर प्लान महबूबा है, समझो पेट की पूछता है, यानी स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई थी? तो ये शुरू करी गई थी कौन सी? 4th 5 ईयर प्लान, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। विच अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। किसमें व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं इसमें? तो ये भी काफ़ी आसान है। तो ये है आपका प्राइवेट सेक्टर, है ना, व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह, प्राइवेट सेक्टर बैंक, मतलब बैंक ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के जितने व्यापार है, निजी क्षेत्र। ग्रीन अकाउंटिंग मीन्स मेजरिंग द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री टेकिंग इनटू अकाउंट एस्टिमेशन ऑफ। हरित लेखांकन का अर्थ क्या है? किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो क्या होती है ग्रीन अकाउंटिंग? ग्रीन अकाउंटिंग होती है आपकी पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज को भी जब हम काउंट करते हैं कि कितना एनवायरमेंट को नुकसान हुआ है व्यापार करने में, तब उसको ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टॉपिक वाइज PYQ के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमी के PYQ देख रहे हैं और आई होप आपने जो PET है इसका फॉर्म भर दिया होगा। इसके फॉर्म क्योंकि भरना चालू हो गए, तो जितना जल्दी हो सके इसके फॉर्म भरिए। संपूर्ण PET की तैयारी अब हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हैं इन नंबरों पर जुड़ के। इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल का सपोर्ट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वीडियो क्लासेस, और जो भी डाउट है 24/7 डाउट का एक्सेस दिया जाएगा, डाउट ग्रुप का। आप जब चाहें डाउट पूछ सकते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज पॉपुलरली कॉल्ड। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है?
जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो इसको जाना जाता है किसके रूप में, एलपीजी रिफॉर्म जो आया था भाई, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1991 में। ठीक है। अगला, गवर्नमेंट कंपनीज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन, यानी कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी होती है यदि उसमें कम से कम कितना पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो सरकारी कंपनी कोई भी कब तक रहेगी, यदि सरकार के पास 51% स्टेक है ना, मेजॉरिटी है सरकार के पास, तो अगर वहाँ 50-50 भी हो गया तो काम खत्म समझो। ठीक है। और डैश इज अ सेंट्रल और एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंशियल एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण प्रदान करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है, तो बहुत ही फेमस है नाबार्ड, है ना। कौन सी, नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1982 में। ठीक है। चलिए, इसके बाद कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द इशू बीइंग एड्रेस्ड थ्रू द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान इनमें से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, तो किस समस्या की ओर इनमें से ध्यान दिया गया था, तो ये था 1991 बताया था ना, एलपीजी रिफॉर्म लाए थे, तो क्राइसिस जो आ गए थे फॉरेन एक्सचेंज में, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में जो संकट आया था उसके लिए। ठीक है। और हॉलमार्क इज यूज्ड एज अ लोगो फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हॉलमार्क लोगो का उपयोग इनमें से किसके लिए होता है, तो हॉलमार्क लोगो का उपयोग किसके लिए होता है, इनमें से ये होता है आपका जेवर के लिए, ज्वेलरी के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक, तो HSBC, सिडबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ICICI बैंक, कौन सा एक कॉमर्शियल बैंक इनमें से नहीं है, तो कौन नहीं है भाई, जो आपका सिडबी है ये कॉमर्शियल बैंक नहीं होगा। ठीक है। बाकी सारे कॉमर्शियल बैंक हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी, द फाइनल टू द 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाय होम अमंग द फॉलोइंग, तो किसके द्वारा दी गई थी भाई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति। और पंचवर्षीय योजनाएं जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एकदम लर्न कर लीजिएगा, एक सवाल इससे निश्चित रहता है आना। तो एक दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, और NDC बनी कब थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी, हरित क्रांति का हिस्सा क्या था इनमें से, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, इरिगेशन, है ना, सिंचाई, ये सभी उसका हिस्सा थे, यानी ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। फिर कह रहा है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश जो गतिविधियां हैं वो डैश के क्षेत्र से संबंधित होती है, मतलब किसके क्षेत्र से संबंधित होती है अधिकांश गतिविधियां, तो कृषि कार्य कोई भी है वो प्राथमिक गतिविधि या प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। सेकेंडरी में आपका ये जो है इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती है, और सर्विस सेक्टर तीसरे में आ जाता है। ठीक है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जानते हैं, बाय व्हाट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल कॉल्ड, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। क्रूड बर्थ रेट की 1000 लोगों में कितने जीवित बच्चे हुए हैं इसको क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं, और कितने मर गए हैं वो क्या हो जाता है, मोर्टेलिटी रेट हो जाता है। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1969 में कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया था, तो 14 बैंकों का इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन करा था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, कौन से उद्योगों को जो है पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया था इनमें से, तो ये था आपका एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, है ना। बाकी आप देखेंगे ये सब प्राइवेट भी हुआ, पर एटॉमिक एनर्जी है ये पब्लिक सेक्टर ही है, नहीं गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो कौन था भाई योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, तो श्री मोन्टेक सिंह आलूवालिया। कौन थे, मोन्टेक सिंह आलूवालिया। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा नियोक्ता एम्प्लॉयर कौन है इनमें से, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर, है ना। अभी भी भारत में आप देखेंगे सबसे बड़ा नियोक्ता एम्प्लॉयर जो है प्राइमरी सेक्टर ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वॉज चूजन एज द इनिशिएशन साइट इन इंडिया फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये चुना गया था पंजाब को। किसका चुना गया था, पंजाब को, और यहीं पे सक्सेस भी हुआ था ये सबसे ज़्यादा। बैंक दर का अर्थ क्या है भाई, बैंक रेट क्या होती है, व्हाट इज बैंक रेट, तो देखिए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, है ना, यानी ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, यानी जैसे RBI जो ऑफिशियल रेट चार्ज करता है जब भी कोई बैंक उससे पैसा लेती है तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक रेट। ठीक है। बैंक दर क्या है, तो ये तो अभी बताया, वही हो जाएगा।
यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। यानी आरबीआई रिड्यूस कर दे अगर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये होता क्या है समझ लीजिए, जैसे कोई बैंक है, अब बैंक को आरबीआई बैंक के पास जैसे 100 करोड़ रुपए है, अब आरबीआई ने कहा सीआरआर 22% है, यानी 22 करोड़ आपको अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, बाई चांस कोई कैलेमिटी आती है तो आपके पास पैसा रिजर्व हो। ठीक, अब अगर यही बैंक आरबीआई ने कह दिया कि अब कैश रिजर्व रेशियो 35 हो जाएगा, तो इनको 35 करोड़ रखना पड़ेगा, तो अब इनके पास पैसा कम होगा ना लोगों को देने के लिए, लोन वोन देने के लिए। तो ये आरबीआई तब करती है ना, जब आरबीआई को क्या करना पड़ता है, महंगाई को कम करना है, बाजार में पैसे को कम करना है, तो बैंकों के पास जमा कर देगी कि तुम अपने पास ज़्यादा रखो, पब्लिक को नहीं दो। ठीक है, तो इससे क्या असर पड़ता है, बढ़ जाएगा क्या, जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, तभी तो फिर वो लोन वोन नहीं दे पाएंगे। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट मेकिंग, लाभ बनाना। तो ये होता है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अगला देखते हैं, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, किसके साइन होते हैं 100 रुपये के नोट पे। तो 100 रुपये के नोट पे किसके साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। ठीक है, इसके बाद फेमा का पूर्ण रूप क्या है भाई, फेमा, इसका फुल फॉर्म क्या है फेमा का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन। ठीक है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की ज़्यादा संभावना होगी, अगर क्या बढ़ेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ न्यू कैपिटल। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसका आकलन कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या सीएसओ करता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, सर्विस सेक्टर को और किस नाम से जानते हैं, तो बहुत ही फेमस टर्शरी सेक्टर बोलते हैं, तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है। प्राइमरी में तो एग्रीकल्चर हो गया, द्वितीयक में इंडस्ट्री वगैरह, तीसरे में हो गया सर्विस सेक्टर। फिर 49 देख लेते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है वर्गीस कुरियन को। किसको माना जाता है, वर्गीस कुरियन को। ठीक है, उसके बाद भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो कौन थे भाई, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो यहीं करते हैं इसकी समाप्ति, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक वाले पीवाईक्यू हम लोग उसमें देखेंगे। पीईटी के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट यानी साइंस के टेस्ट देखेंगे अब हम लोग। तो पीईटी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपका सितंबर से अक्टूबर, या इसकी डेट बहुत जल्द आपको देखने को मिले, तो प्लीज़ पेट की अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि लेखपाल की सबसे पहली वैकेंसी जो है पेट से आएगी और अच्छे खासे पद आएंगे, तो अच्छा वैलिड स्कोर होना ज़रूरी है। चलिए, तो सबसे पहले स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो लैरिंक्स है इसके संबंध में कौन सा कथन सही होगा। इसमें स्वर रज्जु होते हैं, यह एक हड्डीदार बक्सा है, यह श्वसन नली में आक्रमण करने वाले रोगजनकों को रोकता है, यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वसन नली से जोड़ता है। तो इसका कौन सा सही है, इट हाउसेज द वोकल कॉर्ड, ये मतलब इसमें स्वर रज्जु होता है। ठीक है, फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस प्रकार कोलाइड है, किस प्रकार का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज विच टाइप ऑफ कोलाइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस टाइप का कोलाइड है, सोल टाइप का कोलाइड है, सोल का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जन्म देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जन्म देता है वो है मेथेनॉल। क्या है, मेथेनॉल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली डॉर्फ प्लैनेट लोकेटेड इन द इनर सोलर सिस्टम। तो बहुत ही आसान, इनमें से कौन है भाई सोलर सिस्टम में सबसे बौना ग्रह। तो आप यहाँ पे प्लूटो समझेंगे गलत है, पर वो सेरस है ना, इनर की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, इनर सोलर सिस्टम, या आउटर नहीं, इनर सोलर सिस्टम की बात करोगे तो आपका सेरस है। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन होगी आपको। बिछुआ यानी नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स। तो कौन सा इसमें होता है भाई जो चुभता है हमारे, मेथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पजेस वेल डेवलप वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो वेल डेवलप वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है स्टारफिश में। ठीक है, कह रहा किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर
डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कंडक्टर मतलब जिसमें बहुत तेज़ी से करंट आ जाता है ना, ये बस कंडक्टर की बात नहीं कर रहा है। तो ये जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, चालक के मदार पर निर्भर करता है, लंबाई पे करता है, क्रॉस सेक्शन यानी क्षेत्रफल पे करता है, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी पे नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि भाई मटेरियल जितना ज़्यादा कंडक्टर, ये समझिए लोहे का है तो और ज़्यादा तेज़ चलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इन द ह्यूमन ब्रेन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन अनराइप मैंगोज। तो अनराइप मैंगो यानी कच्चे आम जो होते हैं, बहुत फेवरेट सबके, क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है उसमें, टार्ट्रिक एसिड। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर एंड टू टेक वाटर सैंपल फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। तो ये होता है पीजोमीटर। क्या है? पीजोमीटर, पीजोमीटर। ठीक है भाई। बैरोमीटर तो आपको पता ही है, प्रेशर मापने के लिए करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर का, और मैनोमीटर भी वही प्रेशर नापता है लिक्विड और गैसेस वगैरह का। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री प्रोवाइड मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। तो ये कौन सा पेड़ होता है? चिंचोना या शिंकोना का पेड़ होता है। ठीक है। फिर कह रहे हैं तारों के चमकने का कारण क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो तारों के चमकने का क्या कारण है? तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये चमकते हैं। डैश एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर है एनोडाइजिंग। जो एनोडाइजिंग है वो एक प्रोसेस है जो क्या करता है? एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाता है। ठीक है, एनोडाइजिंग। इसके बाद है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। गिव नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच टैडपोल डेवलप इनटू यंग फ्रॉग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टैडपोल जो है मेढक में परिवर्तित होते हैं, ये कहलाता है कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। फिर कह रहा है लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? भाई लैक्टोमीटर ना दूध की प्योरिटी जो नापता है कि दूध प्योर है कि नहीं, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम या आर्किमिडीज सिद्धांत पे काम। ठीक है। फिर कह रहा है भोजन के डिब्बे जो होते हैं केन, उन पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? फूड केन्स आर कोटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इंस्टेड ऑफ जिंक। तो भोजन के डिब्बों में जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाते हैं हम लोग लगाते हैं टिन का। ठीक है। चलो 17 नंबर, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? बाय रिलीजिंग एक्सेसिव ड्राई पाउडर ऑफ विच केमिकल नियर द फायर गिव्स ऑफ CO2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। आग के पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ेंगे तो CO2 निकलेगा। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है CFL, इसमें निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड CFL कंटेन वेपर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल दैट इज टॉक्सिक इन नेचर। तो ये होता है आपका मरकरी। ठीक है, पारा होता है। फिर कह रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्फिग्मोमैनोमीटर यूज करते हैं भाई ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापने के लिए। ठीक है, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी तरह के देखिए साइंस के प्रश्न आते हैं दोस्तों, और 5 प्रश्न आपको मिलेंगे ही, है ना। तो टॉपिक वाइज एनालिसिस पूरा पढ़ा है, किससे कितने कितने प्रश्न आते हैं पहले उसको देख लेना, है ना, फिर अपनी तैयारी शुरू करना। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी वॉट्स। अब 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? बच्चे को पता है 746 वॉट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है ना। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन नहीं है कह रहे हैं। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ये फिजिकल चेंज है भाई। ये क्या है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। बाकी देखो कोल को जला दिया तो ये गैस बन गया, वापस कोयला थोड़ी बनेगा, ये केमिकल चेंज है। ये चेंज हो सकता है भाई, स्टीम वापस से पानी बन सकता है, पर ये नहीं बन सकता है। फिर कह रहा है पायरिया उनमें से किसका रोग है भाई? तो पायरिया होता है ना, दांतों में लग जाता है, जो हमारे गम्स में, मसूड़ों में, है ना, पीलापन, बदबू, महक, ये सब आती है। फिर कह रहा है फ्लोयम एक ऊतक है। फ्लोयम इज अ टिश्यू फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग। कहाँ पे मिलता है फ्लोयम हमें? तो फ्लोयम, जाइलम, ये सब प्लांट के टिश्यू है ना, पौधों में मिलते हैं हमें। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन कार बैटरी। कार की बैटरी में कौन सा एसिड का यूज़ करते हैं हम लोग? बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट सवाल, सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 का यूज़ करते हैं। ठीक है।
तो देखिए बहुत ही हर एक एग्ज़ाम में, देखिए हर एग्ज़ाम में जैसे साइंस है, आरओ में भी है, यूपी भी है, सबके लेवल अलग है। इसलिए आप पीवाईक्यू देखिए कि हमें किस एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना है। ये नहीं देना है हमें पेट का पेपर, लेखपाल का, और जीएस पढ़ रहे हैं हम लोग यूपीएससी लेवल, पीसीएस लेवल की, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस देखो और पीवाईक्यू देखना बहुत ज़रूरी है। उससे ये समझेंगे ना कि हमें कितना पूछता है भाई, किस तरह के प्रश्न, ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए हमें इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अर्थ एमिटेड डैश विच हीट्स द लोअर एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल में गर्म करती है। तो किसको? अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड रेडिएशन को। ठीक है, अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेडिएशन। तो यहीं पे करते हैं आज के लेक्चर की समाप्ति। लगातार इसको फॉलो करिए। मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में, करेंगे अपना दूसरे मतलब और साइंस के जो बचे हुए सवाल है उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं 26 नंबर का, क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 7 कलर ऑफ रेनबो। इनमें से कौन सा जो 7 रंग है इंद्रधनुष के उनमें से वो नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा भाई? सफ़ेद रंग नहीं होता है भाई, बहुत ही सिंपल है भाई। वाइट नहीं होता है, विब्योर आपने सुना होगा, VIBGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। इनमें से किसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ये भी काफ़ी आसान है। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? एर्गन नहीं है ना, मीथेन, CO2 ये सब है। एर्गन कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर कह रहा है वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है भाई? किसको कहते हैं वॉशिंग सोडा? तो ये अपना सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा, या Na2CO3 भी इसको बोलते हैं फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद कह रहा है वेयर डू प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधों को इनमें से कहाँ से उनके पोषक तत्व मिलते हैं? सॉइल से, मिट्टी से मिलते हैं भाई, है ना। मिट्टी से तो सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। इसके बाद अगला है ओजोन होल रिफर्स टू। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन होल इनमें से किससे संबंधित भाई? आपको पता होगा स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रही थी? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हट रही थी, है ना। इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी करा गया था। तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी आना। ओजोन परत की मोटाई थिकनेस मापते किसमें? डॉप्सन, है ना, डॉप्सन यूनिट में। ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन डे। किसी विशेष भोजन की क्रिया के प्रति संवेदनशीलता का एक शब्द विकल्प दीजिए। गिवन वर्ड सब्स्टिट्यूट सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड ऑफ। तो इसको क्या बोला जाएगा वन वर्ड में? एलर्जी बोलते हैं ना। किसी भोजन के प्रति अगर आप संवेदनशील हैं यानी एलर्जी है आपको। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट अमंग द फॉलोइंग। तो पादप कोशिका भित्ति किससे बनती है? सेल्यूलोज से। किससे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है। इसके बाद कह रहे हैं निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो निमोनिया इनमें से किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो करता है फेफड़ों को, लंग्स को। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट फाइबर। तो कौन इनमें से वनस्पति रेशा नहीं है भाई? पहचानिए, प्लांट फाइबर नहीं है। तो नायलॉन जो है ये आर्टिफिशियल फाइबर होता है। नायलॉन आर्टिफिशियल फाइबर है। अगला देखते हैं तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? द कलर ऑफ द स्टार डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पे ना, जैसा तापमान होगा उस हिसाब से रंग का कलर हो जाता है ना। तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है? तापमान पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? विच अमंग द फॉलोइंग गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसेज भाई, सिंपल, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी हो गई। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या है इसका अपेक्षित परिणाम भाई? चेंजिंग इन क्रॉप पैटर्न, इंक्रीज इन सी लेवल और चेंजिंग इन कोस्टल लाइन। यानी फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय रेखा में परिवर्तन, ये तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ठीक है, 38 कह रहा है सभी अम्लों में समान तत्व क्या है? द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। ना जितने भी एसिड है उसमें समान तत्व क्या होता है? ये आपको पहचानना है। तो हाइड्रोजन होता है भाई, है ना। जितने भी एसिड है उनमें आप देखेंगे हाइड्रोजन कॉमन है, चाहे HNO3 हो, H2SO4 हो, HCl हो, है ना, एसिटिक एसिड हो, इन सब में आप देखेंगे H कॉमन होगा। कह रहे हैं नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से डैश लेपित होते हैं। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल आर कोटेड विथ। किसकी कोटिंग करते हैं हम लोग? तो टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं। किसकी? टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। प्रकाश वर्ष की माप क्या है भाई? किसकी माप है? मतलब जो लाइट ईयर हम लोग है मेज़र करते हैं, क्या है वो? तार की दूरी है, स्टेलर डिस्टेंस, है ना। जो कहने का मतलब है
स्पेस की जितनी भी डिस्टेंस हम लोग देखते हैं अपने, वो लाइट ईयर में ही मेज़र करते हैं। और एक लाइट ईयर कितना होता है भाई? 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है, मीटर। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो पौधों का विकास किससे प्रभावित होगा? प्रकाश की गुणवत्ता, लाइट जितनी अच्छी होगी उसकी मात्रा और अवधि, है ना। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है भाई कितना भी प्लांट डेवलपमेंट है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। करंट कैरीज इन सॉलिड कंडक्टर है। जो करंट जाता है कंडक्टर में वो किसकी वजह से जाता है इनमें से? तो बेहद आसान है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी करंट एक दिशा से दूसरी दिशा में जा पाएगा। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है भाई? तो ये इकाई एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर, ठीक है। फिर कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है भाई? ब्लीचिंग पाउडर को और क्या बोलते हैं इनमें से? तो ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर कह रहा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है? द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट। अब 18 कैरेट ही यूजुअली पहनने के लिए यही बेटर होता है, इसमें गोल्ड की मात्रा 75% होती है। 18 कैरेट में गोल्ड कितना होता है? 75% गोल्ड होता है, ठीक है। और वहीं 22 कैरेट भी आपने सुना होगा, इसमें लगभग 91 से 92% सोना होता है। 24 कैरेट तो अपना प्योर गोल्ड भी कह सकते हो, 99.9%, ठीक है। अगला देखते हैं, संतरे में बहुतायत में होता है। ऑरेंज कंटेन अबेंडेंस ऑफ, सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो खट्टा फल है ना, विटामिन C होता है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? करंट फ्लो इन अ सर्किट व्हेन। तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा भाई? कब सर्किट में बिजली का प्रवाह होगा? जब स्विच बंद होगा, है ना, स्विच क्लोज्ड होगा। क्लोज स्विच है यानी करंट चालू हो गया, ओपन स्विच है यानी करंट बंद हो गया, है ना। याद रखना, करंट फ्लो क्लोज स्विच में होगा। जो कंफ्यूज हो जाओ कि क्लोज का मतलब बंद, ऐसा नहीं है। क्लोज स्विच मतलब करंट फ्लो होने लगेगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई? तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम होती है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सॉर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नींबू का खट्टा टेस्ट होता है साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड की वजह से। फिर कह रहा है कर्कटजनक रसायन से होता है, कार्किनोजेनिक केमिकल कॉजेस, इसकी वजह से कैंसर हो जाता है भाई। कर्कटजनक रसायन की वजह से कैंसर हो सकता है। अंतिम प्रश्न, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है भाई? अपर लेयर ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, या हिंदी में अधिचर्म, ठीक है। तो ये आपके पॉलिटी के मतलब साइंस के भी हमने कर लिए PYQ को ख़त्म दोस्तों। तो अच्छे से इसको रिवाइज़ करिए, सारे टॉपिक का एक कंबाइन करके आपको वीडियो मिल जाएगा, आप पूरे रिवाइज़ कर सकते हैं। और शॉर्ट में भी अपना 25-25, 50-50 क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी और पेट की तैयारी संपूर्ण आप हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइजेज में टेस्ट सीरीज़ और स्टडी मटेरियल पूरा आपको दिया जाएगा। सिर्फ क्लासेस ही नहीं, पूरा आपको नोट्स भी देंगे। कोई नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा आपको, बस उनको आपको पढ़ते रहना है, टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है, PYQ देखने, बस टॉप मारेंगे पेट में।